ब्रेक आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। कुछ और सवालों को देख लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। इस वक्त हमें रॉबिन ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार रॉबिन, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने इंडिया बुल्स वेंचर्स के मैंने शेयर्स लिए हुए हैं 22 रुपीज़ 5 पैसे में। कब खरीदे थे आपने ये? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए हैं। 8 महीने पहले आपने 22 रुपए के भाव पर आईबी वेंचर्स में निवेश किया था? हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है। और अभी तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी अभी आपको हो रहा है, हालांकि आज डिप देखने को मिल रहा है 5% तक के आसपास का। कितना और समय देना चाहते हैं अपने निवेश को? मैं वेट कर सकता हूँ 4-5 महीने के लिए। ठीक है विवेक, स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आईबी वेंचर्स का भी आपको? और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी है, अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पर खरीदारी है इनकी 22 रुपए के आसपास की। सलाह क्या देंगे? देखिए, ओवरऑल इस चार्ट को देखें तो पिछले 5 महीने में ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी काफ़ी बुलिश है। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देखने को मिला है लेकिन ये एक रैली में करेक्शन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सलाह दूंगा आधी पोजीशन यहाँ पे बुक कर लें 108 के आसपास, और बाकी आधी पोजीशन में 80 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है नीचे में 89 रुपीज़ से लेकर 72 रुपीज़ का मैक्सिमम करेक्शन आ सकता है। तो 79 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, उससे ज़्यादा का गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस बैक आता है तो ऊपर में मुझे लगता है 145 से लेकर 50 का नेक्स्ट टारगेट होगा जी। तो आपको ऑलरेडी एक मुनाफा है, एक तरफा 40 शेयर ने दिखाई है, एक तरफा चाल के बाद आज इसमें अब कुछ गिरावट आई है। अगर लगातार अब ये लोअर सर्किट पे रहता है तो आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप इसे कैसे बेचें। तो इस तरह के शेयर जब भी मिलते हैं आपको, जिनमें एक तरफा चाल आती है, एक तरफा सर्किट लगते हैं, तो उसमें दूसरी तरफ भी एक तरफा सर्किट ही लगते हुए दिखते हैं। आपको रणनीति बताई गई है, तेज़ी मिल रही है, आप मुनाफा लेकर निकल सकते हैं, कहीं और डाल सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नंबर्स आए, नंबर्स प्राइमा फेसी अच्छे हैं और उन अच्छे नंबर्स के बाद जो एक कंसर्न उठा है वो एनालिस्ट लोगों ने उठाया। उनका ये मानना है कि स्लाइटली कंपनी की जो बुक्स हैं उनको लेकर कुछ कंसर्न है, स्पेशली एनपीएस की जो एडिशनल फिगर्स हैं उनको लेकर। हालांकि आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से बेहतर ही दिखाई पड़ेंगे। बाजार यही मान के चल रहा था कि अच्छे नंबर एक्सिस बैंक ने पोस्ट किए हैं, लेकिन एनपीए के फिगर्स या फिर इनके कैलकुलेशन को लेकर कुछ इशू जरूर उठते हुए दिखाई पड़े हैं। 1% नीचे एक्सिस बैंक का शेयर कामकाज कर रहा है, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी भी आई है। अंचल के पास तमाम आंकड़े हैं जो कि इसकी इनसाइड स्टोरी को यहाँ पे बताते हैं। अंचल बताइए, क्या क्या आंकड़े आपने देखे हैं, क्या एनालिसिस निकाला है और किसके आधार पर आपको लगता है कि ये नंबर्स बेटर तो हैं लेकिन एनपीए का थोड़ा कंसर्न जरूर है, जो कि एनालिस्ट मान रहे हैं? बिल्कुल समझ, देखिए एमपीए प्राइमा फेसी अनुमान से बेटर है, लेकिन हाँ जो चिंता है वो FY18 के लिए कहीं ना कहीं उठती हुई दिखी है। देखिए बैंक हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी बुक्स में ग्रॉस एनपीएस ऐड करता जाता है। जो नए एडिशंस होते हैं वो ऐड करके पुराने बेस के ऊपर लाइनअप होते जाते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के केस में देखिए वही स्टोरी दोहराई गई है। नॉर्मली बैंक कामकाज कर रहा था, FY16 में बैंक ने करीब 6087 करोड़ के ग्रॉस एनपीएस नोट किए। लेकिन एक चीज़ थी सुमित, ये 2 साल FY17 FY16 आरबीआई का एसेट क्वालिटी रिव्यू चल रहा था और आरबीआई हर साल के बाद यानी FY16 के ख़त्म होने के बाद सभी बैंकों का उसने रिव्यू किया, ऑडिट किया। और जब आरबीआई ने एक्सिस बैंक का ऑडिट किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 6087 करोड़ के ग्रॉस एनपीएस नहीं, 9000 करोड़ से ज़्यादा 9478 करोड़ से ग्रॉस एनपीए होने चाहिए। और वहाँ से सारा मुद्दा शुरू हुआ, क्योंकि अगर FY17 के हैंडओवर जो आया है 6087 करोड़ का वही सही नहीं है तो गोइंग अहेड FY18 के अंदर जो स्लिप ओवर इफेक्ट आएगा वो कितना होगा, वो इस समय बाजार को चिंता दिला रहा है। देखिए FY17 में 6087 करोड़ से बैंक के ग्रॉस एनपीएस बढ़ के 21,280 करोड़ हो गए, लेकिन आरबीआई के ऑडिट के बाद जो 9,478 करोड़ थे वो बैंक को ऐड करने पड़े अपने FY17 नंबर्स के अंदर। और वो बैंक साफ तौर पे अपने ट्रांसक्रिप्ट में बैंक ने अपनी कॉल में कहा कि हमने वो नंबर्स 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर दिए। आखिरी क्वार्टर में उन्होंने कहा हमने 2400 करोड़ का जो बैलेंस था वो ऐड किया, लेकिन साथ ही बैंक ने 2500 करोड़ के लोन्स बेचे भी। इसलिए अगर आप Q4 का नंबर देखेंगे एनपीए एडिशन का, वो महज 814 करोड़ का दिख रहा है, वो नेट एडिशन है। अब बात आती है FY18 की, क्योंकि FY17 खत्म हुआ है, AQR खत्म हुआ है 31 मार्च को। अब आरबीआई फिर से सभी बैंकों का एक ऑडिट करेगा और अब बाजार को इस बात की चिंता है जो 21,280 करोड़ का फिगर दिया जा रहा है ग्रॉस एनपीए के तरफ पे, वो कहीं एस्केलेट होकर ना आए, वो कहीं फिर से बढ़कर ना आए FY18 के अंदर।
और अगर ऐसा होता है तो जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अब वापस से एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रही है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, वहाँ पे फिर सवाल उठते हुए दिखेंगे। और यही कारण है जो आज एक्सिस बैंक के केस में एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के बावजूद भी, अनुमान से बेहतर नंबर्स के बावजूद भी शेयर जो आज गिरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आगे के लिए FY18 के लिए जो चिंता है वो बढ़ती हुई दिखी है ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे। चलिए, तो अंचल की जो पूरी बात है उसका जिस्ट कुछ इस तरह से है कि एक्सिस बैंक ने पिछले तिमाहियों में या पिछले साल जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स दिए थे उससे इस साल ग्रॉस एनपीए के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़कर आए हैं। एक्सिस बैंक ने उनको अलग अलग तिमाहियों में एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि FY18 के लिए शायद और बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़े और बाजार शायद इसी को कंसर्न मान रहा है। लेकिन जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है उनका ये मानना है कि जो भी आंकड़ों कंप्यूटेशन किया गया है या फिर जो भी एनपीए के नंबर एक्सिस बैंक ने दिए हैं वो RBI ने, जो कि हर बैंक का ऑडिट करता है, उस ऑडिट के नंबर से डिफर क्यों है। इस पर हमने हेमेंद्र हजारी से भी बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं उनका क्या कहना था इस पूरे आंकड़ों को लेकर। In Axis Bank results, in the analyst call, Axis Bank made an astonishing disclosure that as per FY 2016, when the bank had reported NPAs of gross NPA about 6,000 crores, the RBI inspection found additional NPAs of 9,478 crores, which is a huge increase over what the own bank had reported. Now, the relevance of this is that what is the credibility of FY17 NPA numbers when the RBI's own inspection has found such a huge increase over what was reported? Now, this is a very grave disclosure which people are totally underappreciating, because we really do not know now how the bank is reporting numbers. ये बैंक कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि उनका अकाउंटिंग भी ही इतना बुरा है कि the same chief financial officer, the same auditor who has signed FY 2016 balance sheet, where the RBI has found such a wide discrepancy between what the bank has reported and what the RBI has found, the same CFO and the same auditor of Bartley Boy and Company has signed FY 17 accounts. Now, what is the credibility of these numbers? राइट अविनाश, आपने पूरा ही आकलन सुना जो कि अंचल ने पूरा दिया, और साथ ही आपने हेमेंद्र हजारी को भी सुना। आपका पर्सनली क्या व्यू है अभी एक्सिस बैंक को लेते हुए? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे जब तक मैनेजमेंट के साइड से कोई पुष्टि आती नहीं है और क्लेरिफिकेशन नहीं आता है कि FY17 के एसेट क्वालिटी में और कोई बढ़ाव आने की अपेक्षा नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से शेयर में डेफिनेटली एक थोड़ा सा वीक ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली मार्केट्स भी चिंता में रहेंगे कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अगर ये एसेट क्वालिटी का बबल और थोड़ा गहराता है तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और पहले भी ऐसे नेगेटिव सरप्राइज हमने एक्सिस बैंक से देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जिनके पास है वो तो होल्ड करे, लेकिन जो इंक्रीमेंटल अपसाइड है स्टॉक के लिए वो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना ठीक रहेगा। फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली गुंजाइश अभी इस प्राइस से लगती नहीं है। जी, तो आप बने रहें, आपको राय दी गई है एक्सिस बैंक के अंदर नई खरीदारी एटलीस्ट आप अभी ना करें जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका बाजार को तो अब यहीं समेटते हैं, जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे कमोडिटीज़ मार्केट को लेकर। स्पेशली अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी में खरीदारी करनी चाहिए या फिर बने रहें, क्या पोजीशन रखें, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते जानते हैं। तब तक के लिए